जरा सोचिए, एक ऐसा शहजादा जिसे अपनी ही जमीन से, अपने ही घर से निकाल दिया गया हो, और वही शहजादा हार कर, भटक कर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखता है जो आने वाली सदियों तक दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बना। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बाबर की और उसकी यकीन न की जा सकने वाली कहानी की। तो सवाल यह है, आखिर ये हुआ कैसे? एक शहजादा जिसके पास रहने को घर तक नहीं था, वो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का संस्थापक कैसे बन गया? चलिए इस कमाल के सफर को जरा और करीब से समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और बाबर की कहानी, वो शुरू होती है उसके खून से, उसकी विरासत से। एक ऐसी विरासत जो जितनी शानदार थी उतनी ही भारी भी थी। इसे ऐसे समझिए, उसकी रगों में एक तरफ से दुनिया को जीतने वाले तैमूर का खून दौड़ रहा था, तो दूसरी तरफ से मंगोल साम्राज्य बनाने वाले चंगेज खान की विरासत थी। तो बाबर सिर्फ एक मामूली शहजादा नहीं था, वो अपने कंधों पर दो दो महान विजेताओं की उम्मीदों का बोझ लेके पैदा हुआ था। लेकिन देखिए, सिर्फ बड़े खानदान में पैदा हो जाने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता, है ना? बाबर की शुरुआती जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जो कि संघर्ष और एक के बाद एक मिली नाकामियों की एक लंबी दास्तान थी। सिर्फ 12 साल की उम्र। सोचिए, इस कच्ची उम्र में बाबर को फरगना का शासक बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या? गद्दी पर बैठा ही था कि अपनों ने ही साजिशें शुरू कर दी और उसे अपना ही राजपाट खोना पड़ा। उसकी पूरी जवानी एक के बाद एक हार की कहानी है। उसने बार बार अपने पुरखों की जमीन समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वो एक ऐसा शहजादा था जिसका कोई घर नहीं था, लेकिन शायद यही हार, यही ठोकरें थीं जो उसे अंदर से फौलाद बना रही थीं। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। यहीं पर बाबर की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब उसने अपनी किस्मत का रुख ही मोड़ दिया। वो समझ गया था कि समरकंद का सपना अब सपना ही रह जाएगा, तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने दक्षिण की तरफ देखा और 1504 में अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये दरअसल उसके आने वाले साम्राज्य की पहली ईंट थी। और अब काबुल में अपनी ताकत जमाने के बाद बाबर की नजरें हिंदुस्तान की दौलत और ताकत पर थीं। अब स्टेज सेट था, इतिहास के एक ऐसे पल के लिए जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पानीपत का मैदान। सोचिए जरा, एक तरफ बाबर की मुट्ठी भर लेकिन डिसिप्लिन्ड और नए जमाने के हथियारों से लैस सेना, और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कागज पर जीतना नामुमकिन लग रहा था। तो सवाल ये है कि बाबर ने ये नामुमकिन काम किया कैसे? जवाब है उसकी ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी। उसने एक कमाल की तरकीब अपनाई जिसे कहते हैं तुलगुमा। इसका मतलब था अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटकर दुश्मन को साइड से और पीछे से घेर लो। और हुआ भी वही। लोधी की इतनी बड़ी सेना कंफ्यूज हो गई और अपने ही जाल में फंसकर रह गई। लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और ही था। बाबर ने अपना तुरुप का इक्का निकाला, तोपें। हिंदुस्तान के मैदान जंग में यह पहली बार था कि तोपें गरजीं। उन तोपों की आवाज और उससे हुई तबाही ने न सिर्फ लोधी की सेना का दिल दहला दिया, बल्कि उसके हाथियों को भी इतना डरा दिया कि वो पलटकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। ये साल था 1526, एक तारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और नतीजा एकदम साफ, इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया, उसकी सेना बिखर गई, और बस एक ही दिन की लड़ाई ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन क्या बाबर सिर्फ एक लड़ाका था, एक कॉन्करर? नहीं, कहानी में एक और पहलू भी है। इस तलवार चलाने वाले योद्धा के अंदर एक बिल्कुल अलग ही इंसान छिपा हुआ था, जो उसे और भी दिलचस्प बनाता है। उसने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने के बादशाह अक्सर नहीं करते थे। उसने अपनी कहानी खुद लिखी, अपनी आत्मकथा, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और ये कोई मैंने ये जीता मैंने वो जीता वाली डायरी नहीं है। इसमें उस दौर के हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी बात है। यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ। तो आखिर कौन था ये बाबर? एक बेरहम योद्धा या फिर एक शायर जिसका दिल फूलों और चिड़ियों को देखकर पिघल जाता था? सच तो ये है कि वो दोनों ही था, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड पर्सनालिटी का मालिक। तो ठीक है, दिल्ली तो जीत ली, लेकिन साम्राज्य जीतना एक बात होती है और उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी।
तो अब देखते हैं कि बाबर ने अपनी इस जीत को एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी में कैसे बदला। पानीपत तो बस शुरुआत थी, असली चुनौती तो अभी बाकी थी। उसे लड़ना था राणा सांगा की ताकतवर राजपूत सेना से, फिर अफगानों से। उसने 1527 में खानवा की लड़ाई जीती, फिर 1529 में घाघरा की। इन जीतों ने सबको एक साफ मैसेज दे दिया कि मुगल अब यहां रहने के लिए आए हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखे, जिस हिंदुस्तान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस पर वो सिर्फ 4 साल राज कर सका। 1530 में उसकी मौत हो गई। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी बुनियाद छोड़ गया जिस पर आने वाली पीढ़ियों ने एक आलीशान इमारत खड़ी की। तो आखिर में बाबर की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि उसकी विरासत सिर्फ पानीपत या खानवा की जीतों पर नहीं, बल्कि उसकी शुरुआती नाकामियों पर भी बनी थी। वो बार बार हारा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ और ज्यादा मजबूत होकर लौटा। ये कहानी इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी आपकी सबसे बड़ी नाकामी से ही जन्म लेती है।